हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों का मिडिल हिस्ट्री चल रहा था, उसी मिडिल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत से जुड़े गयासुद्दीन बलबन के बारे में। ठीक है, इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने रजिया सुल्तान को देख लिया है। ठीक है, और उनसे पहले जो दो महान जो कह सकते हैं कि सम्राट हुए, उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको विजिट कर सकते हैं पहले, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, ये सारे क्लासेस आपके वनडे एग्जाम के लेवल से चलाए जा रहे हैं। बहुत इसको हम कहानी के तौर पे नहीं बल्कि वन लाइनर के तौर पे चला रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में 1267 से लेकर के 1265 ये रहेगा। ठीक है, 1265 इसको कर लीजिए। 1265 से लेकर के 1287 तक ये होता है बलबन का टाइम। ठीक है, बलबन का ये समय होता है। इसके पहले जब जो वीडियो हम लोगों ने देखा था, उस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जो रजिया सुल्तान थी, ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? तो रजिया सुल्तान के बाद बैठते हैं गद्दी पर मसूद शाह। ठीक है, मसूद शाह के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? गयासुद्दीन बलबन। बलबन के बारे में आप लोग को बताया गया था कि जो बलबन था, ये जो 40 तुर्कों के सरदार जो थे, वो सरदारों में से एक था। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या था, जब गुलाम वंश चल रहा था ना, तो गुलाम वंश के राजा चाहते थे कि मैं राज्य करूं। ठीक है, यानी कि जो शासन प्रशासन होना चाहिए मेरे हाथ में होना चाहिए। और साथ में जो दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जो 40 तुर्कों का पूरा एक समूह था, तो उनका ये था कि शासन भले राजा करे लेकिन अधिकार सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास हो? हमारे पास हो। इसीलिए 40 तुर्क धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते ऐसा समय आ गया कि जब वो जिसको चाहते थे हटा देते थे गद्दी से, और जिसको मन करता था उसको बैठाते थे। ठीक है, तो इन्हीं 40 तुर्कों में बलबन था। ठीक है, लेकिन बलबन जो था वो इन 40 तुर्कों में होने के बावजूद इनसे मतलब थोड़ा अलग था। कैसे अलग था? क्योंकि ये 40 तुर्क चाहते थे कि हम सामूहिक रूप से विशेष तौर पे आगे रहे और गद्दी पर चाहे जो रहे लेकिन शासन हमारा हो। लेकिन बलबन चाहता था कि नहीं, गद्दी पर मैं ही बैठूंगा और मैं ही शासन करूंगा। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया कि जो कह सकते हैं कि गुलाम वंश के जो राजा थे, ठीक है, गुलाम वंश के जो राजा थे, हम राजा का नाम आप लोगों को बताए थे, मसूद शाह। ठीक है, तो सॉरी, मसूद शाह नहीं, नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं जहर दे करके। तो जब नसरुद्दीन महमूद की जहर देकर के हत्या कर देते हैं, तो फिर वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए आ जाता है। ठीक है, जब दिल्ली की गद्दी पर गयासुद्दीन बलबन बैठता है ना, तो उसने सबसे पहला जो काम किया कि उसने आसपास के जो जंगल थे, ठीक है, आसपास के जो जंगल थे, जंगलों को कटवा दिया। क्यों जंगलों को कटवा दिया? इसलिए कटवा दिया क्योंकि जंगलों में ही बहुत सारे लुटेरे छिपे रहते थे, जो कि नदियों के दोआब में घुस करके हमेशा डकैती का काम किया करते थे। ठीक है, गुलाम वंश में जब तक बलबन की गद्दी पर बैठने की स्थिति आई, तब तक क्या हो गया कि पूरा का पूरा जो दिल्ली सल्तनत था ना, वो एकदम कह सकते हैं कि चोरों से भर चुका था। हर सड़क पे घूमते हुए चोर मिल जाते थे, किसी के घर में घुस करके कुछ भी लूट लेते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे बलबन ने क्या किया कि इसको खत्म करने के लिए पहला काम किया कि आसपास के जंगल को कटवा दिया। ठीक है, जंगल को कटवाने के बाद उसने क्या किया कि इसने पुलिस चौकियां स्थापित की। ठीक है, जगह जगह पर उसने क्या बना दिया? पुलिस चौकियां स्थापित की। पुलिस चौकियों के होने से क्या होगा कि जहां पे भी कोई घटना होगी वहां पर तुरंत पुलिस पहुंच जाएगी और जो चोर होंगे उनको पकड़ करके ले आके सजा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या किया कि पुलिस चौकियों को स्थापित किया। तो ये काम उसने दूसरा काम किया। ठीक है, तीसरा काम क्या उसने किया कि जो गयासुद्दीन बलबन था ना, वो ऐसा शासक था जिसने एक कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक नीति माना जाता है जिसको, ठीक है, रक्त एवं लौह नीति। ठीक है, कौन सी नीति है? रक्त एवं लौह नीति।
की शुरुआत करता है। क्या करता है? रक्त एवं लौह नीति की शुरुआत करता है। तो रक्त और लौह नीति क्या है? ये देखिए, ये नीति जो है ये लोगों के बहुत कम समझ में आता है। ये नीति लाई गई थी कि अपने साम्राज्य को सुरक्षित बनाने के लिए। ठीक है, जब आप लोगों को अभी हम पहले ही बताएं कि जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था, गयासुद्दीन बलबन से पहले जितने भी शासक थे, ठीक है, बीच के जो रजिया सुल्तान के बाद के जो शासक हुए, वो दिल्ली को बहुत अच्छे से नहीं चला पाए। इसी वजह से बहुत सारे जगहों पर क्या होने लगा कि हमेशा चोर घूमते थे पूरे साम्राज्य में। पूरी तरीके से क्या होने लगा, उथल पुथल मचा रहता था हमेशा। तो इसने जब ये जंगल कटवाना शुरू किया, पुलिस चौकियां स्थापित करने शुरू किया, तभी इसने रक्त एवं लौह नीति ले आई कि भैया अब मैं इस नीति के माध्यम से क्या करूंगा, जहां भी चोरों को देखूंगा पकड़ूंगा मार दूंगा। ठीक है, यानी कि अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, सिर्फ चोरों के लिए ही नहीं, जिसको भी इस मतलब ये रहेगा कि हमारे साम्राज्य को वो क्षति पहुंचाएगा, उसको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए उसने क्या किया था, रक्त एवं लौह नीति लाया था। ठीक, देखिए जो बलबन था ना, बलबन क्या था, बलबन जो था ये 40 तुर्कों में से था, अभी हम आपको बताएं। तो इसको पता था कि अगर मैं थोड़ा सा भी लूज पड़ा ना, तो बाकी के लोग मेरा विरोध करके दिल्ली की गद्दी को हथिया लेंगे। तो इसलिए ये बहुत स्ट्रिक्ट रहता था, हमेशा एकदम कह सकते हैं कि ये नहीं चाहता था कि कोई मुझे ऐसा समझे कि मैं बहुत मजाकिया किस्म का हूँ, या फिर मुझे जो चाहे जैसे चाहे वो हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया कि देखिए अपने दरबार में हंसना भी मना करवा दिया था। ठीक है, कोई उसके दरबार में हंसता नहीं था, कोई उसके दरबार में शराब नहीं पीता था। वो सोचता था कि ऐसा ना हो कि मैं शराब पी करके कोई अभद्रता करूं जिससे समाज में मेरी नाक कटे कि भैया ये तो चाहे शराब पिला दो, कुछ भी करा लो। ठीक है, तो इसीलिए गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया कि ये सारी हरकतों को छोड़ दिया। साथ ही उसने सबसे पहला काम जो किया ना, उसने सबसे पहला काम किया कि उसने जो 40 तुर्कों की जो कह सकते हैं एक समिति थी, जिसको हम लोग कहते थे तुर्काने चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, चहलगानी। तो सबसे पहले तुर्कान चहलगानी को भंग किया। ठीक है, तुर्कान चहलगानी को भंग कर दिया। उसका रीजन यही था कि मैं भंग नहीं करूंगा तो ये चाहे जब शक्तिशाली हो जाएंगे मुझसे और मुझे हटा करके किसी और को गद्दी पर बिठा देंगे। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि तुर्कान चहलगानी की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, भंग तो मैंने बता दिया, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि जो 40 तुर्कों का एक संगठन है उसने कौन बनाया था। ठीक, दूसरी चीज, जो गयासुद्दीन बलबन था ना, उसने अपने आप को क्या कहा, उसने अपने आप को जिल ए इलाही, जिल ए इलाही, और दूसरा नियामत, नियामत ए, नियामत ए खुदाई की उपाधि धारण करता है, कि उपाधि धारण करता है, उपाधि धारण करता है। अब इस उपाधि का मतलब क्या होता है, तो जिले इलाही का मतलब होता है कि ईश्वर की छाया। क्या होता है, ईश्वर की छाया। और नियामत ए खुदाई का मतलब क्या होता है, तो नियामत ए खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से गयासुद्दीन बलबन धीरे धीरे अपने आप को सबसे बेहतर बनाता चला गया कि ताकि कोई उसका विरोध ना कर सके। जिले इलाही ईश्वर की छाया बन गया, तो भैया ईश्वर की छाया को कौन रोकेगा कि तुम ये काम ना करो, और ईश्वर का प्रतिनिधि बन गया। ठीक है, तो इन लोगों में मतलब देखिए जो 40 तुर्कों थे उन लोगों में क्या था कि वो बुद्धिमान बहुत थे, और बलबन भी बहुत बुद्धिमान था, बहुत योग्य शासक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो उसने ये जो नियम रखे ना, उससे क्या होने लगा कि पूरे राज्य में ऐसा होने लगा कि राजा हमारा सबसे बड़ा है, हम अपने राजा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये गयासुद्दीन बलबन जो है उनका फिगर है। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो
देखिए इसने क्या किया, गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया कि 2 प्रथाएं शुरू करवाई। कौन कौन सी प्रथा शुरू करवाया? तो बलबन ने सिजदा तथा पाबोस नामक 2 प्रथाएं शुरू की। ठीक है, देखिए सिजदा और पाबोस जो है ये पूछा जाता है एग्जाम में, किसने शुरू किया था। तो सिजदा और पाबोस ये 2 प्रथा ऐसी थी ना जिसको किसने शुरू किया था, बलबन ने शुरू किया था। सिजदा में क्या होता था, सिजदा में होता था कि जो भी इनके दरबार में आए, बलबन के दरबार में जो भी आए वो अपने घुटनों के बल पर झुक जाए। ठीक है, बलबन के सामने आकर के घुटनों के बल पे बैठ जाना। तो घुटनों के बल पे बैठने का मतलब क्या होता है कि आप वैसे ही उनके सामने झुक गए, घुटने पर झुकना होता था। ठीक है, और पाबोस क्या होता था कि जो सम्राट होता था, जो कह सकते हैं सुल्तान होता था, उनके पैरों को चूमना। तो ये 2 होता था सिजदा और पाबोस। ठीक है, देखिए हम किसी के सामने तभी झुकते हैं जब हम उसका 2 तरीके से हम झुक सकते हैं, या तो हम उसकी इज्जत करें, सम्मान करें, ठीक है, और दूसरा या तो हम उनसे डरे। ठीक है, अगर हम ये दोनों नहीं करते तो हम कभी ये काम नहीं करेंगे। तो जो लोग सम्मान नहीं करते थे वो डर से झुकते थे। ठीक है, और पैरों को भी वही लोग चूमते थे जो जिनसे ये सारी चीजें करवाई जाती थी। मतलब टोटल कहने का मतलब ये है कि बलबन ने ये सारे काम शुरू कर दिए कि कोई भी उसके सामने नजर उठाने की हिम्मत ना करे। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया कि सिजदा और पाबोस नामक 2 प्रथाएं शुरू की। साथ ही साथ वो क्या करता था, साथ ही साथ उसने दीवान ए आरिज, ठीक है, दीवान ए आरिज जिसको कहते हैं सैन्य विभाग का भी गठन किसने किया था, बलबन ने किया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। दीवान ए आरिज ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सैन्य विभाग, याद रहेगा आप लोग को, सैन्य विभाग। और दूसरा एक और विभाग था जिसको बोलते हैं हम लोग दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत क्या था, तो दीवान ए विजारत था वित्त विभाग की शुरुआत की। ठीक है, तो 2 काम ये करता है, दीवान ए आरिज और दीवान ए विजारत की शुरुआत करता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वित्त विभाग बोलते हैं। इसके बाद देखिए जो बलबन होता है ये धीरे धीरे अपनी स्थिति को बहुत ज्यादा सुदृढ़ कर लेता है, बहुत ही ज्यादा ये फेमस राजा होता है। इसी के टाइम पे जब ये देखिए, ये आपको 2 सिक्के नीचे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, नीचे 2 सिक्के आप लोग देख रहे हैं। इसने क्या किया कि जो आप सिक्के देख रहे हैं ना, इन सिक्कों को कौन चलाया था, तो इनको गयासुद्दीन बलबन ने चलाया था। तो इन सिक्कों को कौन चलाया था, आप लोग याद रखेंगे, बलबन ने चलाया था, बलबन ने चलाया। ठीक है, इनको क्या कहते थे, ये सिक्के जो थे ये था चांदी का टंका। ठीक, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, बलबन ने कौन से सिक्के चलाए थे, चांदी का टंका चलवाया था। देखिए इन सिक्कों पे किस तरीके से ये लिखा हुआ है, ये लिखावट थी उन लोगों की। ठीक है, जिन लोगों को उर्दू फारसी आता होगा वो उनको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो देखिए किस तरीके से इन सिक्कों का ढलाई होता था। अब हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में कि इन्हीं के टाइम पे जो मंगोल आक्रमण हुआ था, मंगोल आक्रमण से रिलेटेड हम लोग कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप जो मैप देख रहे हैं ना, जितना ये पिंक वाला आपको दिखाई पड़ रहा है, पिंक वाला जितना आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मंगोलों का साम्राज्य था। ठीक है, किसका साम्राज्य था, ये मंगोलों का साम्राज्य था। अब मंगोल कौन थे, तो मंगोल के लिए बस इतना जानिए कि वो विदेशी थे, बाहर से आए थे। ठीक है, इस पे हम एक वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे कि मंगोल कौन थे और तुर्क कौन थे। ठीक है, वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे। ठीक है, नीचे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मंगोल एम्पायर। ये पूरा का पूरा जो पिंक वाला हिस्सा है ये मंगोलों का था। तो बलबन के राज्य में
बाहरी आक्रमणों से बचाने एवं मंगोलों की शक्ति को रोकने का उसने बहुत प्रयास किया। ठीक है, 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में एशिया और यूरोप, ठीक है, एशिया और यूरोप, अगर आप देखेंगे जब 13वीं शताब्दी शुरू होने वाला रहता है, 1266 जो है वो 13वीं शताब्दी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा मंगोल आक्रमण से, चाहे वो यूरोप हो चाहे एशिया हो, वो मंगोलों से प्रभावित होना शुरू हो गया था। तो इससे जो है बलवन भी बहुत डरा रहता था कि कब मंगोल हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, कोई निश्चित नहीं था। मंगोल जो थे वो नए आक्रमणकारी थे, उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया था। 13वीं शताब्दी के अंत होते होते क्या होने लगा कि जो मंगोल साम्राज्य था उसे ज्ञात हुआ कि उसका दुनिया में बहुत ज्यादा विस्तार हो चुका है। ठीक है, वो क्या फिर धीरे धीरे उसको छोड़ना खत्म किया। मंगोलों के टाइम पे जो बलवन था उनसे बचने के लिए, मंगोल से बचने के लिए बलवन ने क्या किया कि दुर्गों को, जहां पे दुर्ग नहीं थे, दुर्गों का निर्माण करवाया। क्या किया, दुर्गों का निर्माण करवाया। ठीक है, दुर्गों का निर्माण करवाया। और साथ ही साथ क्या किया उसने कि जितने पुराने दुर्ग थे, ठीक है, पुराने दुर्गों का क्या करवाया, इमारतों का मरम्मत करवाने लगा, इमारत का मरम्मत करवाया वो। और जितने भी कह सकते हैं कि सैनिक होते थे या अधिकारी होते थे, उनको बेहतर से बेहतर वो भोजन दिलाता था ताकि वो सैनिक मजबूत हो सके। पुराने सैनिकों को वो पहले निकालना शुरू कर दिया, नए सैनिकों की भर्ती शुरू की, लेकिन बाद में विरोध होने की वजह से वो सारे सैनिकों को रखने लगा। ठीक है, तो मंगोलों से बचने के लिए उसने बहुत सारे उपाय किए। ठीक है, तो मंगोल को हम किसी दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे कि मंगोल कौन थे और कहाँ कहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक, अब देखिए जो बलवन है उनके दरबार में एक कवि रहते थे, आप उनका नाम याद रखेंगे, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो के साथ साथ अमीर हसन, अमीर हसन, ये दोनों किसके दरबारी कवि थे, तो ये दोनों बलवन के दरबारी कवि थे, बलवन के दरबारी कवि थे। ठीक है, दूसरी चीज, अभी बहुत सारे बच्चे बाद में कमेंट करेंगे मैम अमीर खुसरो इनके दरबार में थे, अमीर खुसरो उनके दरबार में थे, तो आप लोग जान लीजिए अमीर खुसरो जो है वो 8 लोगों के, 8 राजाओं के दरबार में रह चुके थे, तो इसलिए परेशान नहीं होंगे आप लोग। गयासुद्दीन बलवन उनमें से एक थे जिनके दरबार में अमीर खुसरो रहा करते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए जो दास वंश का अंतिम शासक होता है वो होता है क्यूमर्स। ठीक है, कौन होता है, क्यूमर्स होता है। जब हम वीडियो स्टार्ट किए थे गुलाम वंश के बारे में तभी हम आपको बताए थे कि क्यूमर्स जो होता है ये दास वंश का क्या होता है, अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक होता है। जो मजबूती या कह सकते हैं कि जो अपने साम्राज्य को एक नियम कानून में बलवन ने बांध दिया होता है ना, उसी का परिणाम होता है कि आने वाली पीढ़ियां बड़े आराम से चलती रहती हैं। और इसके बाद क्यूमर्स की जब हत्या करता है, क्यूमर्स की हत्या करता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, तो उसने जाकर के क्या किया, खिलजी वंश की स्थापना की। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोगों का गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश का आज का पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, गुलाम वंश आज खत्म हो गया। अब हम लोग जो दूसरा वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और दूसरी चीज देखिए, ये हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पे, आपको इस ऐप के ऊपर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का आपको मैथ और एसएसटी का कोर्स आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इन कोर्सेज को अलग अलग ले सकते हैं और इनका कॉम्बो कोर्स भी आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक, जितने भी हमारे यूट्यूब पे क्लासेस चलते हैं उन क्लासेस का आपको पीडीएफ, ठीक है, उन क्लास का पीडीएफ, साथ में डीएलएड से रिलेटेड जितने भी बुक्स होते हैं वो सारे बुक्स आपको वहां मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें, टेट और सीटेट के भी पेपर, ये सारी चीजें आपको हमारे
हमारे ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आप इन कोर्सेज को एक वीडियो जा करके फ्री ट्रायल के तौर पे भी देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, आप खुद को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।